दर्शकों नमस्कार, डीकेपी न्यूज पर आपका अभी हमारे साथ विशेष परिचर्चा में विश्व संवाद केंद्र पटना के संपादक, युवा, कर्मठ, लगनशील एवं विद्वान संजीव कुमार सिंह जी हैं। आपके बारे में मैं यदि एक शब्द में समेटूं तो इतना कह सकता हूँ, समाना चाहती यो बीन उर्मे, बिकल उस शून्य की झंकार हैं आप। जहाँ फूल की इस निग्धता भी है और आग की धधकती ज्वाला भी। आप विश्व की सबसे बड़ी जो संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके सुप्रीम कोर्स जो तृतीय वर्ष होता है, उसका प्रशिक्षण भी आपने लिया है। संजीव जी, डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप विश्व संवाद केंद्र से कब जुड़े और किन परिस्थितियों में जुड़े? यह वर्ष था 1999 का। 19 जनवरी 1999 को पटना में विश्व संवाद केंद्र की शुरुआत हो रही थी, उसका उद्घाटन था। उस दिन मैं वहाँ था। तो पत्रकारिता मैंने कोर्स कर रखा था। पटना में सिर्फ एक ही जगह पढ़ाई होती थी उस समय, वो था इग्नू में, वो भी डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा होता था। इग्नू में हम सबको मालूम है। तो हम लोगों ने वो कोर्स किया था। उसके बाद हम फ्रीलांसिंग करते थे कई संस्थानों के लिए। उसके बाद ये संस्था खुली तो मैं इससे जुड़ा, और जब से जुड़ा जब से उद्घाटन शुरुआत हुई तब से मैं आज तक इस संस्था से जुड़ा हूँ। विश्व संवाद केंद्र है, इसका मुख्य एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मुख्य कार्य क्या है? जी, पहले इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि हमें समझ लेनी चाहिए। 1990 का दौर आप याद करें। उस समय भारत में दो बड़ी घटनाएं हम सबके ध्यान में आएगी। एक तो घटना थी कश्मीर में हो रही थी। कश्मीर में लोगों को चुन चुन करके एक खास समुदाय के लोगों को निकाला जा रहा था। वहाँ पर नारा लगता था कि हिंदू कश्मीर छोड़ो, अपनी बहू बेटी और संपत्ति छोड़कर तुम लोग यहाँ से भागो। जो ऐसा नहीं करते थे, उनके आतंकियों की धमकियों के सामने जो नहीं झुकते थे, उनको बेरहमी से मारा जाता था। माताओं को नग्न करके कश्मीर की सड़कों पर घुमाया जाता था। उनके स्तन पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख करके सरेआम घुमाया जाता था। उस समय जो समाचार पढ़ती थी अपनी बहनें, अगर वो हिंदी में बोल देती थी कोई भी शब्द तो बड़ा ही हंगामा होता था। जो सर पे बिंदी लगा करके चली जाती थी, उनका सर गोद दिया जाता था। उसी समय किसी ने एक बात कही थी कि नहीं दिखाया माँ बहनों के कटे हुए उन स्तन को, नहीं दिखाया घाटी के विस्थापित लोगों के क्रंदन को। आतंकी की धमकी ने टीवी से हिंदी हटवा दी और समाचार कहने वाली के सिर से बिंदी हटवा दी। ये परिस्थिति थी उस समय कश्मीर की। और भी कई प्रांतों में आतंक का एक दौर जैसा चल रहा था, लेकिन इसकी तीव्रता सबसे अधिक थी। एक और बड़ी घटना घट रही थी। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के सतत संघर्ष चल रहा था। लेकिन मीडिया में क्या प्रतिध्वनित होती थी, कौन सी बात आती थी? लोग कहते थे कि राम जी का तो मंदिर है, कहीं भी बनवा लेंगे। लेकिन राम जी का जन्म स्थान पे ही मंदिर बनने, क्योंकि ऐतिहासिक व पुरातात्विक प्रमाण है वहाँ पे मंदिर के। यह ऐतिहासिक साक्ष्य चीख चीख कर कह रहा था कि इस स्थान पर मंदिर ही है जिसे आक्रांता बाबर ने ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण कराया था। लेकिन कोई यह कहता नहीं था। सब कहते थे कि यहाँ पुस्तकालय बना दो। निर्लजता की सीमा पार करके लोग कहते थे कि यहाँ शौचालय बना दो, लेकिन देवालय बनाने का कोई हिम्मत नहीं करता था।
ऐसे समय में लगा कि साक्ष्य को एक व्यवस्थित ढंग से मीडिया के सामने रखने की ज़रूरत है और पहला सेंटर वहाँ पे प्रारंभ हुआ जिसे नाम दिया गया मीडिया सेंटर। अयोध्या में शुरू हुआ मीडिया सेंटर और जो ऐतिहासिक व पुरातात्विक प्रमाण थे उन सबको मीडिया के सामने रखा गया कि क्यों जन्म स्थान पे सिर्फ आस्था का तो विषय है ही हमारा, करोड़ों जहाँ पर भी पूरे विश्व में हिंदू है वो राम जी के प्रति आस्थावान है और सबके आस्था का केंद्र है श्री राम, उनके जन्म स्थान पे मंदिर होना चाहिए। इसके परे जो लोग वैज्ञानिकता या या प्रमाण की बातें करते थे उन प्रमाणों को व्यवस्थित ढंग से देने के लिए वहाँ पर मीडिया सेंटर प्रारंभ हुआ। वो काफ़ी सफल रहा। आगे चल करके उसी का देखा गया कि सिर्फ अयोध्या में से ही ये बात नहीं बन रही, तो लखनऊ में एक सेंटर खोला गया जिसका उसका भी नाम था मीडिया सेंटर। तो उसका हिंदी हम लोगों ने सोचा कि क्या होना चाहिए, तो रखा गया कि संवाद केंद्र। लेकिन संवाद केंद्र सिर्फ कहने से बात नहीं बनती थी, तो उसको बड़ा व्यापक दिया गया कि पूरी दुनिया में इसको समाचार को जाना है, इसको मीडिया कोऑर्डिनेट करेगा यहाँ से, तो उसका नाम दिया गया विश्व संवाद केंद्र। तो ऐसा करके वहाँ से विश्व संवाद केंद्र प्रारंभ हुआ। फिर लगा कि ये बहुत ही आवश्यक विषय है। ऐसे कई दूसरे प्रांतों में सिर्फ मंदिर ही नहीं, जो भारत की प्राचीन हमारी धरोहर है, विरासत है, उसको लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है, व्यवस्थित ढंग से रखने की ज़रूरत है और लोग स्वाभिमान के साथ कह सकें कि मैं इस देश का वासी हूँ, जिस देश में एक लंबी परंपरा रही है त्याग की, बलिदान की, संघर्ष की, समर्पण की। स्वर्ण युग इस देश का रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के भारत के अलग अलग जगहों पर विश्व संवाद केंद्र प्रारंभ हुआ। ये पटना में 19 जनवरी 1999 को प्रारंभ हुआ था। प्रख्यात समाज शिल्पी श्रीकांत जी जोशी ने उसका उद्घाटन किया था। उस समय बहुत सारी बातें नहीं आई थी कल्पना में, लेकिन धीरे धीरे कार्य करते ये बातें समझ में आई। अब उसमें ये देखा गया कि मीडिया कर्मियों का प्रशिक्षण होना चाहिए, मीडिया को फैक्ट्स एंड फिगर्स उपलब्ध कराए जाने चाहिए और कम्युनिकेशन के जितने भी आयाम हैं उसमें कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। तो इसको लेकर के कई डायमेंशंस इसके प्रारंभ किए गए और आज उन सभी डायमेंशंस पे बहुत अच्छे ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। दर्शकों, आपने सुना जो कितने सुलझे हुए ढंग से संजीव जी ने अपनी बात को रखा है। चूँकि ये चिंतक, विचारक, अध्ययनशील, अति मेधावी और जुझारू संपादक के रूप में मैं इन्हें देखता हूँ। सिर्फ विश्व संवाद केंद्र के ही आप संपादक नहीं हैं, इसके अतिरिक्त देश के बड़े मैगजीन जो साप्ताहिक निकलते हैं पांचजन्य, उसके भी बिहार के आप ब्यूरो चीफ हैं और देश के अन्य भी कई पत्र पत्रिकाएं हैं जिनमें आपकी लेखनी आग उगलती रहती है। आपने बहुत विस्तार पूर्वक ढंग से अपनी बात को रखा है। संजीव जी, आप कब जुड़े विश्व संवाद केंद्र पटना से, किन परिस्थितियों में जुड़े और आज विश्व संवाद केंद्र कहाँ पर स्थान रखता है पटना में? ये पहले ही मैंने बताया था कि 19 जनवरी 1999 को जब उद्घाटन हुआ था तो मैं उसमें था, वहाँ पर उपस्थित था और पत्रकारिता में कार्य कर रहा था। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक संस्था काम करने वाली है, ये सोच करके मैं इससे जुड़ा और उससे फिर लगातार मैं काम करता रहा। अभी आपने जो बातें कही, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, बहुत विद्वान नहीं हूँ, कुछ अक्षरों की ज्ञान की जानकारी है बस, और कुछ नहीं। ज्ञान तो समुद्र है, कुछ अभी हम लोग किनारे ही हैं, डुबकी कहाँ लगाए हैं। लेकिन जो एक शब्द इन्होंने कहा संपादक, मैं एक और विषय आप सबके ध्यान में रखना चाहता हूँ कि संपादक के नाम पर समाचार पत्र की पहचान होती थी। अब ये दौर धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। अब समाचार पत्र में संपादक सिर्फ एक कठपुतली बन करके रह गए हैं। मैं कुछ और बात आपको बताता हूँ। यहाँ की एक संस्था है, भारत की एक बड़ी मीडिया संस्थान है, उसमें यह षड्यंत्र चल रहा था कि एडिटर नाम का पोस्ट ही हम हटा देंगे, मैनेजर रहेगा, चीफ मैनेजर रहेगा और उसका नाम होगा चीफ मैनेजर एडिटोरियल। तो ये संपादक का जो विज़न था, जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं, ये चौथा स्तंभ बाजारवाद के प्रहार के कारण, बाजारवाद के प्रकोप के कारण, बाजारवाद के
जो पूरे दुनिया में जो बाजारवाद की जकड़न है, उसके कारण ये संपादक अस्तित्व पर भी संकट आया। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, इस संकट को भी हम झेलेंगे और संपादक का जो अस्तित्व है उसे समाप्त नहीं होने देंगे। आज मुझे आपके साथ ये साझा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि किसी भी समाचार पत्र में अब संपादक हैं ही, हटा नहीं सके वो लोग। तो इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यही अपना है कि हम लोग लगातार इस विषय पे काम कर रहे हैं। जैसा कि संजीव जी मैंने सुना, और जहाँ मैं जा रहा था शायद आपकी दृष्टि कहीं ये बदली, यो मैंने सुना ये ड्राइंग रूम से पटना में स्टार्ट हुआ जी। और अभी मैं एक बहुत भव्य यहाँ पर देखता हूँ जो सूर्या अपार्टमेंट में, और भव्य ढंग से आपके ऑफिस चल रहे हैं। तो ड्राइंग रूम से और सूर्या अपार्टमेंट की कहानी में थोड़ा दिलचस्प होगा तो सुनना चाहता हूँ, ताकि दर्शकों के बड़े काम के होंगे जो कैसे यदि जज्बा और हिम्मत हो तो छोटे स्तर से भी काम को शुरू करके और उसको व्यापक रूप दिया जा सकता है। जी बिल्कुल। ये 19 जनवरी 1999 को जब प्रारंभ हुआ था तो एक कार्यकर्ता थे, संघ के कार्यकर्ता थे नंद जी सहाय, उनके ड्राइंग रूम में एक 3x2 का टेबल था। उस पर किसी ने एक सिस्टम दिया था, वो सिस्टम भी 1-2-4 महीने बाद आया था। वो था, आपको उन्होंने अपना P1 कंप्यूटर दिया था। पेंटियम 1 आप सबको मालूम है कितना स्लो कंप्यूटर होता है, तो उसी पे हम लोगों ने सीखा था। ब्लैक एंड वाइट की स्क्रीन होती थी, बड़ी स्क्रीन होती थी, उन्हें बड़ा सिस्टम होता था, स्क्रीन छोटा होता था। तो वहाँ पर हम लोग उससे काम करते थे। और उस दौर में समाचार पत्र भी नहीं आता था कार्यालय में, तो हम लोग कहीं कहीं से पेपर ला करके उसकी कतरन निकालते थे। कोई अपने घर से ले आया, कहीं कहीं और से मांग करके हम लाएँ, और उसके बाद फिर सोचते थे कि क्या समाचार आज बनाना चाहिए, और उसको हम लोग अलग अलग मीडिया सेंटर्स को भेजते थे कि बिहार की आज क्या समाचार है। फिर काम करते करते ऐसा लगा, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस प्रदेश का और इस प्रदेश की जागरूक जनता का कि जिन्होंने हमें सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, ताकि हम वहाँ से निकल करके और फिर हेम प्लाज़ा में आए। हेम प्लाज़ा में एक किराए के मकान पे था, वहाँ पर हमको लगता है 400-450 स्क्वायर फीट का होगा। उसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, इसका और विस्तार करने की ज़रूरत है। तो सूर्या अपार्टमेंट में हम लोग आए, एक सज्जन के सहयोग से हम लोगों ने फ्लैट लिया। इसका मॉडर्न आवश्यकता के अनुसार इसका अपना डिज़ाइन तैयार किया हम लोगों ने। आज हम स्वरूप देख रहे हैं, ये 2009 से हम यहाँ पर हैं। अति संक्षिप्त में आपने अपनी बात रखी, माने ड्राइंग रूम से और यहाँ तक की जो यात्रा हुई उसमें किन किन कठिनाइयों का सामना आपने किया और इसको भव्य बनाने में किस प्रकार से आपने महती भूमिका निभाई। देखिए क्या है कि जब आदमी चलता है तो कई सारे काम करने ही पड़ते हैं। अब वहाँ पर उस समय मैंने बताया कि सिस्टम हमें लेकर के कंप्यूटर मिला था, पेपर कहीं और से लेकर के आना पड़ता था। फिर लोगों से जब बातचीत की मैंने कि नहीं, समाचार पत्र आना चाहिए कार्यालय में, तो कार्यालय में समाचार पत्र आने लगा। फिर लगा कि नहीं, एक कंप्यूटर चलाने वाला कोई होना चाहिए ताकि एक आदमी फील्ड में घूमेगा और एक आदमी कंप्यूटर पे काम करेगा, तो वो भी व्यवस्था की गई। उसके बाद फिर वहाँ से जो कंप्यूटर वाले थे वो कहीं और चले गए, क्योंकि भौतिक आवश्यकताएं भी होती हैं, कई लोगों सबों की भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, तो वो चले गए। अब उसके बाद फिर हेम प्लाजा में अपना कार्यालय आया, तो कार्यालय सिर्फ हम लोग खोलते थे, बंद करते थे। बाद में ऐसा लगा कि नहीं, 2-3 आदमी को और जोड़ना चाहिए, 2-3 लोग और जुड़े। फिर हम लोग प्रशिक्षण के लिए लखनऊ गए। लखनऊ में जा कर के उस समय माननीय अधीश जी जीवित थे, उन्होंने विस्तार पूर्व बताया कि अपने संवाद केंद्र में क्या करना है, उसको हम लोगों ने अपने यहाँ करना प्रारंभ किया। और पहला जो हम लोगों को लगा कि उस समय 2002 में हम लोगों ने पहली अपनी स्मारिका निकाली। वो आपको याद होगा कि 2000 के उस समय बिहार को लेकर के सिर्फ 2 ही बातें कहती थी, सब्जी में आलू और बिहार में लालू, यानी इसके अलावा कोई सोचता ही नहीं था। और जो भी बिहार के बारे में आज भी बहुत बदलाव नहीं आया है। लोगों को लगता था कि नहीं, सिर्फ यही है बिहार, मतलब दुनिया में जितनी खराब चीज़ें हैं वो सब कुछ बिहार में है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है बिहार में। बिहार में सिर्फ बेचारे लोग बचे रहते हैं जिनको बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा ये सिर्फ लालू जी का बिहार नहीं है। लालू जी बड़े आदरणीय हैं, मास लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन सिर्फ लालू जी का बिहार नहीं है।
यह चाणक्य और चंद्रगुप्त का भी बिहार है। यह भारत के स्वर्ण युग का साक्षी है। यह भारत जब 1000 वर्षों तक भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा है। यह उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। यह गौतम बुद्ध का बिहार है, यह महावीर का बिहार है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का बिहार है, यह मंडन मिश्र जी का बिहार है। यह दो क्या कहते हैं वो दर्शन शास्त्र की शाखाएं यहाँ से बढ़ी हैं, पल्लवित पुष्पित हुई हैं। तो ऐसा बिहार हमारा है, इसको लेकर के हम लोगों ने निकाला था और वो बड़ा सफल रहा था। आपको मैं बताऊं कि उसी समय हमारे जेहन में ये बात आई थी, हम लोगों के काम करते समय ये बात ध्यान में आई थी। गुजरात के बाद कहीं सबसे सफल कोऑपरेटिव है तो वो बिहार में ही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उद्यमिता भी है, शिक्षा भी है, चिकित्सा भी है, इस सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने निकाला, बड़ा काफ़ी सफल रहा था। उसके बाद लोगों ने ही कहा कि नहीं आप दूसरा अंक निकालिए, और स्वाभाविक है जब स्मारिका या कोई विशेषांक आप निकालते हैं तो लोगों का सहयोग मिलता है। उससे सहयोग मिलने से हम थोड़े और उत्साहित हुए और काम करना हम लोगों ने और ज़्यादा शुरू किया। फिर 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन यहाँ प्रारंभ हुआ, हिंदी में संवाद दर्शन पाक्षिक और इंग्लिश में एक फोर्टनाइटली फ्लैश लाइट। ये लगातार पत्रिकाएं निकलती रहीं और ऐसे करते करते लोगों का सहयोग मिला। फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, कुछ प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग प्रशिक्षण करते थे। बाद में यहाँ पर हम आए और यहाँ पर प्रशिक्षण की भी बात होती है, क्योंकि कार्यालय उस समय छोटा हो गया था, 400 स्क्वायर फीट का। शोरूम के लिए वो ठीक था, लेकिन काम करने के लिए वो पर्याप्त नहीं था। तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक हम आए। स्वाभाविक रूप से जब कोई काम शुरू होता है तो ये पिछले 22 वर्षों के सफ़र में कई मुसीबतें आई होंगी, कई कठिनाइयाँ आई होंगी, कई संघर्ष हम लोगों ने झेले होंगे, और आज एक बिहार के सामने बिहार को एक उपहार हम लोगों ने देने का काम किया है, जहाँ पर लोग आकर के पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भविष्य संवार सकते हैं। फिल्मों के बारे में भी वो तकनीकी विशेषज्ञ बन सकते हैं, फिल्मों में अपना कैरियर बना सकते हैं। पत्रकारिता और बिहार की विविधताओं के बारे में अगर किसी को जानना है तो वहाँ हम लोगों ने एक रिच लाइब्रेरी बनाई है। भारत की विश्व की चुनिंदा फिल्मों का संकलन यहाँ पर है। 1000 से अधिक फिल्मों का संकलन हमारे पास है, जो रेयर फिल्में हैं, जिसको देख करके सत्यजीत राय फिल्मकार बने थे। वो बाइसिकल थिफ भी हमारे यहाँ है। भारत की पहली फिल्म सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, वो भी हमारे यहाँ है। तो इन सारी चीज़ों का संकलन करके हम लोगों ने रखा है, यहाँ अपना आर्काइव बनाया है। उसके अलावा भी मीडिया कर्मियों को किसी विषय पर लिखने के लिए कुछ आवश्यकता होती है तो वो यहाँ पर आते हैं, रिसर्च करते हैं, हमारे आर्काइव से उसे प्राप्त करते हैं। पेपर क्लिपिंग्स पिछले 20 वर्षों की मोटे तौर पे माने अमूमन है ही हमारे यहाँ, उसका हम लोग डॉक्यूमेंटेशन माने ये कर रहे हैं, ई वर्जन कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर आकर के कोई अगर सर्च करना चाहे, सर्व करना चाहे तो उन सब चीज़ों को देख सकता है। ऐसे करके हम लोग अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं और भी बहुत कुछ करना है। तो ये अपना उत्साह है कि जो मीडिया में जो विसंगति है उसे हम कैसे दूर कर सकें, बिहार के बारे में जो भ्रांति है उसे हम कैसे दूर कर सकें। इसमें आप सबका मुझे सहयोग मिलता रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा। दर्शकों, आपने देखा जो किस प्रकार से संजीव जी ने एक एक पहलू पर बड़ी बारीकी से, गंभीरता से और अपनी पैनी दृष्टि के साथ सारी बातों को बड़ी संजीदगी के साथ रखा है। वह पूरे देशवासियों के लिए, युवकों के लिए अनुकरणीय है निश्चय ही। और इसके साथ साथ किन परिस्थितियों में विश्व संवाद केंद्र की स्थापना की गई, जब व्यवस्था चौपट हो जाए, अर्थात पूर्णतः जब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इनके अनुसार बाजारवाद की चपेट में आ गया था, तो एक इंडिपेंडेंट आ रहा था, तो या अभी भी है चपेट में, तो उस स्थिति में एक इंडिपेंडेंट मीडिया का होना सख्त आवश्यकता है। यूँ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शाखा में चरित्र निर्माण होता है और चरित्र निर्माण की फैक्ट्री ही उसे हम बोलते हैं। बावजूद इसके लगभग 200 अनुषांगिक संगठन चल रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जिससे कि समाज का चतुर्दिक विकास हो सके। संजीव जी,
इन सब के अतिरिक्त जहाँ तक मैं समझता हूँ युवा देश के रीढ़ होते हैं। युवाओं के लिए आप कुछ चला रहे हैं कि नहीं, या मैंने सुना है जैसे आपने चर्चा के दौरान कहा कुछ रिफ्रेशर कोर्स भी चलाते हैं, मीडिया का कोर्स भी चलाते हैं। तो व्यापक स्तर पर बिहार और देश स्तर के लोग यहाँ से लाभान्वित हों, स्पेशली बिहार के सुदूर गांव के लोग युवा लाभान्वित हों, उनके लिए आप कुछ अपना नंबर दें या किस प्रकार से जुड़ेंगे उसके बारे में मैं चाहूँगा जो आप बताएं। नहीं, देखिए बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, सिर्फ तराशा नहीं गया है। तो उसे हम कोशिश करते हैं अपनी जितनी अपना हुनर ईश्वर ने दिया है, हम सब अपने लोगों के साथ मिलकर के, यानी कि बिहार के लोगों के साथ ही मिलकर के बिहार के युवाओं को के हुनर को, उनके स्किल को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, करते रहे हैं। और मुझे आपके साथ साझा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज मीडिया के क्षेत्र में 200 से अधिक लोग उच्च पदों पर कार्यरत हैं, जिन्हें मीडिया के पहली जानकारी विश्व संवाद केंद्र में आकर के मिली। जब हम लोगों का वहाँ पे किसी के मकान में चलता था, मैंने बताया नंद जी सहाय जी के मकान में चलता था, तो वहाँ भी हम लोग लेटर टू एडिटर और लोगों को बताते रहते थे कि आइए कुछ तो लिखिए, कुछ लिखिए। और ऐसे करके कई बड़े पत्रकार वहाँ से हुए। मैं कुछ नाम भी आपको साथ साझा कर दूँ, भुवन भास्कर हैं, शिवेंद्र सुमन हैं, ऐसे उस समय के दौर के पत्रकार थे, चंदन झा जी थे। ऐसे बड़े पत्रकार लोग रहे जो कि उस समय मतलब 99, 2000, 2001, 2003 तक वहाँ पे हम लोगों के साथ रहे, 2001 तक। उसके बाद हम लोगों ने 2005 से सिस्टमेटिक कोर्स शुरू किया पटना में। मतलब वो क्या कहें, उसमें भी व्यवस्थित पढ़ाई नहीं होती थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक संस्थान में सिर्फ पढ़ाई होती थी, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम उनको सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल बेस्ड वर्कशॉप हम करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने किया। आज मैं आपको साथ साझा करते हुए बड़ी खुशी एक और जानकारी में दूं कि एक गांव की एक लड़की आई थी, वहाँ पर कहीं से उसे जानकारी मिली, तो वो यहाँ पर चली आई अपने रिश्तेदार के यहाँ और आकर के रहने लगी। बाद में जब वापस गई तो कहते हैं कि पत्रकारिता भी एक कीड़ा ही है, जब काट लेता है तो आदमी कुछ करता नहीं है, उसे सिर्फ पत्रकारिता ही सूझता है। तो वो जब वापस गई तो उसकी माँ ने मुझे फ़ोन करके कहा कि इसको मना कीजिए कि ये पत्रकारिता क्यों कर रही है, इसमें रात के समय आदमी को वापस लौटना पड़ता है। तो मैंने कहा कि जिसका जो नसीब है वही करेगा। उन्होंने गुस्से में आकर मेरा फ़ोन पटक दिया और कहा कि मैंने आपने को समझाने के लिए नहीं कहा था, लड़की को समझाने के लिए कहा था। और आज भारत की एक बड़ी पत्रकार, वो एक मीडिया चैनल में काम करती हैं, आप सब लोग जानते हैं, तो वो आज एक बड़ी पत्रकार है। ऐसे कई उदाहरण हैं। क्या नाम है उनका? रीमा प्रसाद जी हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जो यहाँ पे वर्कशॉप में आए थे और काम करते रहे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, मैं और भी कई सारे नाम हैं, मैं किन किन नामों को लूँ। तो ऐसा लोग, मैं जो विषय आपने जो पूछा है वो मैं आपको बता दूं कि जो भी बिहार के युवा काम करना चाहते हैं, अपने इस फील्ड में आना चाहते हैं, पत्रकारिता में और सिनेमा जगत में, उनके लिए लगातार हम वर्कशॉप करते रहते हैं। फिल्म एडिटिंग का कोर्स हम आगे करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने वॉइस मॉड्यूलेशन का कोर्स किया है, माने वर्कशॉप किया है, सिनेमेटोग्राफी का किया है, फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत की बड़ी संस्थान है, उसके साथ मिलकर के किया है। और ऐसे कई सारे कोर्स हैं जो हम लोग लगातार करते रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि लोग अब इसमें जुड़ रहे हैं और बिहार के युवा उसमें अपना काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ बता दूं कि कोई भी हमारे वर्कशॉप को जान के ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा वेबिनार भी होता है। आजकल तो कोरोना ने एक नया टूल हम लोगों के हाथ में दे दिया है कि आप घर बैठे ही इससे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन का लेकिन ऑफलाइन की बात कुछ और होती है, क्योंकि उसमें पर्सनल टच होता है। ऑनलाइन में थोड़ा कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, निश्चित तौर से होती है। तो हम लोग, लेकिन फिर भी ऑनलाइन भी हम लोग लगातार कोरोना काल में चलाए हैं। तो एक तो कि महीने में हम किसी एक विषय पर फेसबुक लाइव करते हैं पाटलिपुत्र सीनियर सोसाइटी के द्वारा, और
विश्व संवाद केंद्र के द्वारा कई सारे हमारे वर्कशॉप चलते रहते हैं। अभी 12 दिनों का एक वर्कशॉप हमारा बड़ा पॉपुलर है, जो कि पिछले 2005 से चल रहा है। 12 जनवरी से 23 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जयंती से सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक होता है वर्कशॉप। यहाँ पर आकर कोई भी उस वर्कशॉप को कर सकता है। इंटर पास होना चाहिए। एक टोकन मनी हम लोग लेते हैं ताकि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का हम उनको CD बना करके दे सकें जो उन्होंने काम किया है। उसके अलावा उनको एक मैगज़ीन बनानी पड़ती है, उसकी भी कॉस्टिंग उसमें ऐड रहती है। कोई माने एक टोकन मनी रहती है ताकि शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त में नहीं देनी चाहिए, इसलिए हम कुछ शुल्क रखते हैं। और बहुत ही कम, पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में इतना सस्ता कोर्स कहीं नहीं होता होगा जितना हमारे यहाँ होता है। तो उसमें आप जो एक तो 12 जनवरी से 23 जनवरी वाला कर सकते हैं। और दूसरा मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा VSK बिहार नाम से एक फेसबुक पेज है। उसके अलावा पाटलिपुत्र सीनियर सोसाइटी के नाम से भी एक दूसरा फेसबुक पेज है। आप इन दोनों पेज को लाइक कर लेंगे, उसके नोटिफिकेशंस को देखते रहेंगे, तो आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी कि आपको किन कोर्स को और कब कब हमारे यहाँ कौन कौन सा कोर्स चल रहा है। आप उसके साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। और जो युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर हम बार बार उपलब्ध कराते रहते हैं। आगे हमारी योजना है कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में एक बहुत बड़ी संस्थान है, विश्व की चुनिंदा फिल्म संस्थानों में उसकी गिनती होती है, वहाँ के प्रशिक्षकों के साथ मिलकर हम यहाँ पे कोई वर्कशॉप करेंगे। उसी तरह IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के भी फैकल्टीज़ के साथ मिलकर के हम यहाँ पे कोई ना कोई वर्कशॉप करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए बड़ा ये ज्ञानवर्धक रहेगा। आप लोग जरूर हमारे पेज को लाइक कर लें। और बाकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ जानकारी चाहिए, तो हमारा एक नंबर अवश्य नोट कर लें, 9471458974। मैं एक बार दोहराता हूँ फिर, 9471458974। आप अपनी जानकारी इसमें भी मुझे भेज सकते हैं। और हमारे पेज को आप लाइक कर लेंगे तो समय समय पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप उसमें जुड़ सकते हैं। दर्शकों, आपने अभी संजीव जी को सुना जो किस प्रकार से इन्होंने बहुआयामी क्षेत्र में जो कार्य करते हैं विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से, उसको इन्होंने बड़ी ही बारीकी से रखा है। लोगों की शायद गलतफहमी ऐसी रहती है जो विश्व संवाद केंद्र सिर्फ वो संवाद प्रेषित करने का काम करता है, समाचार को संकलित कर और प्रेषित करने का काम करता है, लेकिन नहीं। यहाँ विश्व संवाद केंद्र जो पटना केंद्र है, ये सूर्या अपार्टमेंट में, इसमें जो 10वीं तल्ले पर है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ साथ सिनेमा जगत के भी कई कोर्स चलाए जाते हैं और कई परिचर्चा, संगोष्ठी आदि के माध्यम से ज्ञानवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। संजीव जी, मेरे दर्शक जानने के इच्छुक होंगे जो इन सब के अतिरिक्त भी माने ऑफ रिकॉर्डिंग जब चर्चा होती है तो आप के विजन से मैं अवगत होते रहता हूँ, कई सारे कार्य आप योजनाएं बनाते रहते हैं, तो इन सब कार्यों के अतिरिक्त भी कुछ आप कार्य करना चाह रहे हैं? जी, मेरे अंदर की जो एक टीस है कि बिहार को लेकर के बिहार का परसेप्शन नहीं अच्छा है। बिहार के बारे में अभी भी लोग उतना नहीं समझ पाते हैं और मुझे लगता है कि ये सिस्टमेटिकली बिहार के इमेज को ख़राब किया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि गंगा का जो बेसिन एरिया है वो रिकॉर्ड कहता है कि उसमें इतनी उत्पादकता है उसकी ज़मीन में कि वो पूरे एशिया का पेट भर सकता है। तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अंग्रेज़ों ने किया। यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा पलायन करके दूसरे जगह जाने को विवश किया। आप देखें, पूरे दुनिया में उनको अलग अलग मजदूर बना करके भेजा गया, खेती को दोयम किया गया, खेती का दर्जा ख़त्म किया गया। उसके अलावा बिहार की जो ज्ञान परंपरा थी जिससे पूरा विश्व आलोकित होता रहा है और होता रहेगा, उसके भी प्रति एक खराब इम्प्रेशन देने का काम किया गया। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहीं था तो बिहार में ही था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय कहते हैं। दूसरा था आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी यहाँ था। तो ऐसे 2 बड़े विश्वविद्यालय, 3 ही विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, 2 विश्वविद्यालय बिहार में थे। यहाँ पर अनायास ही नहीं है कि बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला है, लंबी परंपरा रही है यहाँ ज्ञान की और तपस्या की। यह अरण्य क्षेत्र रहा है।
अब देखिए चंपकारण्य रहा है, सारण्य रहा है, पूर्ण अरण्य रहा है जिसे पूर्णिया आप कहते हैं, सारण्य रहा है जिसे सारण कहते हैं। अरण्य देवी की पूजा आज भी आरा में होती है। चंपक वन जिसे कहते थे वो चंपकारण्य चंपारण यहाँ का है। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने लगातार तपस्या करके इस भूमि को उर्वर किया है, ज्ञान की जगत को उर्वर किया है। तो ऐसे संतों महात्माओं के से की तपस्थली रही है बिहार। यहाँ बुद्ध को ज्ञान मिलता है, महावीर को निर्वाण मिलता है। महावीर का पूरा समय ये इसी जगत इस बिहार को में घूमते हुए बीता है। मैं आप लोगों के साथ बता दूं कि 24 तीर्थंकर हैं जैन संप्रदाय में, उसमें 20 तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल बिहार में ही है। अब बिहार से अलग हो गया है, मान लीजिए झारखंड में चला गया है, लेकिन बिहार में ही रहा है। महावीर का तो यही है। तो ऐसे पूज्य तपस्वियों की यह स्थली रही है बिहार। गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली रही है बिहार। तो ऐसे स्थल के बारे में जो मिसकंसेप्शन है उसको हमें बदलना होगा। यहाँ पर शंकराचार्य को आकर के परास्त होना पड़ा, और जब उन्होंने 4 पीठ की स्थापना की तो यह विधिवत घोषणा की कि चारों शंकराचार्य में कोई अगर समस्या आएगी तो वो मंडन मिश्र से उसका समाधान पूछेंगे। तो ऐसे ऋषि, ऐसे मनीषी यहाँ पर रहे हैं जिन्हें शंकराचार्य ने भी जिन्हें नमन किया है। तो ऐसे धरती के बारे में जो मिसकंसेप्शन है उसको कैसे हम दूर करें। यहाँ देखें खाने की अलग अलग विविधताएं हैं। यहाँ लंबी परंपरा रही है, नवपाषाण काल से लेकर के अभी तक। चिरांद में उसका साक्षात्कार मिलता है, चेचर में मिलता है, कैसे यहाँ विकसित सभ्यताएं रही हैं। तो इसके बारे में लोगों को जानने की ज़रूरत है, लोगों को सामने लाने की ज़रूरत है कि बिहार को हम एक नए रूप में सामने लाएं। जहानाबाद में मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारे यहाँ ग्रेनाइट लगाए जाते हैं घर में, वो आज से 2500 साल पहले उसको गुफा के अंदर उसकी पॉलिशिंग करके दिखा दी है लोगों ने। वो आपको बराबर केव्स में है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है हमारा बिहार। इस बिहार को सामने लाने की ज़रूरत है, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक बिहार का जो सच्चा स्वरूप है, जो लोकतंत्र की, जनतंत्र की धरती रही है बिहार, उसको हम सामने लाएं। विश्व को हमने लोकतंत्र का उपहार दिया है। ऐसे बिहार को, और भारत का जो स्वर्ण युग था वो उसका केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र ही था। ऐसे बिहार को सामने लाने की ज़रूरत है। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप कहीं भी रहें, थोड़ी सक्रिय रहिए इस विषय में। तो मुझे लगता है कि हम अपनी जड़ों को तलाशें, अपनी विरासत को पहचानें, और विरासत, समृद्ध विरासत की नींव पर ही भव्य इमारत का निर्माण हो सकता है। आप सबका सहयोग हम अपेक्षित करते हैं। दर्शकों, आपने संजीव जी को बड़ी विस्तार से सुना, और किसी को यूं ही नहीं चिंतक और विचारक कहा जाता है। अब आपको निश्चय ही लग गया होगा जो मैं इनका महिमा मंडन नहीं, बल्कि इनके अंदर जो वास्तविकता छुपी हुई है उसको पहचान कर, और मैंने इनको एक चिंतक और विचारक के रूप में देखने का प्रयास किया, और पहले इनका परिचय भी चिंतक और विचारक के रूप में कराया। निश्चय ही संजीव जी, मैं आशा व्यक्त करता हूं जो हमारा देश के पहरेदार जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उसके माध्यम से हम भी अगर सहयोगी बनेंगे तो अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। और जिन बिंदुओं पर रिसर्च होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए, उस पर किसी का ध्यान न जाना और आपका उस दिशा में ध्यान जाना निश्चय ही काबिले तारीफ है। इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब संजीव जी, हम जानना चाहेंगे, जो आप नारद जयंती और पत्रकार सम्मान समारोह मनाते हैं जी, इसकी भी व्यापक जानकारी लोगों को मिले, इसके बारे में आप जानकारी दें। जी, हम लोगों को लगा कि पत्रकारिता के जो हमारे आइकन हो सकते हैं, हमारे वो आद्य पत्रकारिता देवर्षि नारद ही हो सकते हैं, आद्य पत्रकार देवर्षि नारद ही हो सकते हैं। तो नारद जी के बारे में लोगों को जानना चाहिए। नारद जी के बारे में भी मिसकंसेप्शन था। नारद जी को जब हम लोग पहली बार लेकर के जा रहे थे, लोगों को कहने कि हम लोग नारद जयंती मनाएंगे, तो कहेंगे पागल है क्या? नारद जी तो झगड़ा लगाने वाले थे, कहते थे कि नारद हो क्या जो इधर उधर लड़ाई लगवाते रहते हैं। फिर हम लोगों ने बताया कि नारद जी वैसा नहीं थे, नारद जी का उद्देश्य कुछ अच्छा था। आज भी हमें उनको जानने की ज़रूरत है, और हम लोगों ने शुरू किया। तो पटना में हम प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा के दूसरे दिन नारद जयंती होता है, उस दिन हम
ये कार्यक्रम करते हैं, उस दिन के आसपास करते हैं ताकि ज़्यादा लोग आ सकें। तो एक वो कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम में हम एक तो राष्ट्रीय स्तर के कोई बड़े पत्रकार को आग्रह करते हैं, वो आते हैं और उसमें अपनी बात को रखते हैं। दूसरा हम लोग करते हैं क्या कि उसमें 3 पत्रकारों को सम्मानित करते हैं। एक तो जिन्होंने समर्पित सेवा की है, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। वैसे तो पत्रकार सेवानिवृत्त नहीं होता है, वंस ए जर्नलिस्ट ऑलवेज एन जर्नलिस्ट हम लोग मान करके चलते हैं। लेकिन ऐसे पत्रकार को भी हम देखते हैं कि कौन ऐसे पत्रकार हैं। पारस बाबू सरीखे पत्रकार थे, उन सब लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया। रवि रंजन सिन्हा, पारस बाबू, ऐसे कई भागनारायण झा जी, ऐसे पत्रकारों की श्रृंखला थी, उन सबको हम लोगों ने सम्मानित किया। और अभी भी ऐसे जो पत्रकार हैं जिनका समर्पित जीवन है, बेदाग छवि जिनकी रही है, वैसे लोग को हमारी एक समिति है वो निर्णय करती है कि इनको हम सम्मानित करके अपने को गौरवशाली महसूस करेंगे। तो ऐसे एक आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर हमारा जो पहला सम्मान होता है वो होता है देश रत्न राजेंद्र प्रसाद पत्रकारिता शिखर सम्मान। तो उस शिखर सम्मान में हम उनको के द्वारा सम्मानित करते हैं। दूसरा जो सम्मान है हमारा वो है केशवराम भट्ट सम्मान, पत्रकारिता सम्मान। ये सम्मान उनको देते हैं जो बेस्ट रिपोर्टिंग पे हम देते हैं। बिहार में कहीं भी किसी ने कोई बेस्ट रिपोर्टिंग की है, हमारे यहाँ उसकी फाइल रहती है, उसको हम लोग देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। उसके अलावा भी हम सभी संस्थानों से आग्रह करते हैं कि आप भेजिए। तो उस बेस्ट रिपोर्टिंग के आधार पर बेस्ट रिपोर्टिंग के लिए दूसरा पुरस्कार है। तीसरा हमारा जो सम्मान है वो है बाबूराव पटेल रचना धर्मिता सम्मान। बाबूराव पटेल के नाम पे हम लोगों ने शुरू किया। बड़े भारत के बड़े पत्रकार थे। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में किसी ने अगर कोई रचनात्मक प्रयोग किया है, ऐसे प्रयोग के लिए हम लोग उस सम्मान को देते हैं। अमूमन या वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, लेआउट डिज़ाइन, इन सब चीज़ों के लिए दिया जाता है। ऐसे 3 सम्मान हम करते हैं पत्रकारों का। इसके लिए हमारी एक समिति है जिसमें कई बड़े स्वनामधन्य पत्रकार हैं। मणिकांत ठाकुर हैं, कुमार दिनेश हैं, प्रियरंजन भारती हैं, प्रवीण बागी जी हैं, कृष्णकांत ओझा जी हैं और ऐसे कई लोग हैं। पद्मश्री श्याम शर्मा जी हैं, क्योंकि उनको कला की समझ अच्छी है और कलाकार हैं, इसलिए हम लोगों ने उनका रखा है अपने साथ। वो हमारे अभिभावक के तौर पे रहते हैं। सत्यनारायण जी भी अब तक रहे हैं। तो ऐसे एक लिस्ट है, वो लोग तय करते हैं कि किनको हमें इस वर्ष सम्मानित करना है। संजीव जी, आपने बहुत विस्तार से सारी बातों की जानकारी दी। समय भी इजाज़त दे रहा है। अंतिम जो मेरा प्रश्न है और मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी इच्छाकुल होंगे, जिस प्रकार से युवाओं में चारित्रिक ह्रास हो रहा है या यूँ कहूँ जो उनका चारित्रिक दिवालियापन हो रहा है, इस स्थिति में आप एक सुयोग्य संपादक भी हैं, अनुभवी पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और सामाजिक स्तर पर भी आपकी अच्छी पैठ है। तो उन युवाओं के लिए आप किस प्रकार से मार्गदर्शन देंगे ताकि देश के बहुमुखी विकास में और उनके चरित्र निर्माण में वह कारगर और मील का पत्थर साबित हो सके? देखिए, ऊर्जा तो ऊर्जा होती है। ऊर्जा को आप अगर बर्बाद कर देंगे यूं ही खेल खेल में, इधर उधर घूमने में या टीवी मोबाइल में जो देख करके उसको करने में, तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा कहा जाता है कि ऊर्जा को सकारात्मक ढंग से आप लगाएं, सकारात्मकता की ओर अपनी को ले जाएं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं बिहार को, उन चैलेंजेस को दूर करने में आप अपनी ऊर्जा को लगाइए। तब हमारा बेहतर बिहार बनेगा, बेहतर भारत बनेगा, बेहतर विश्व बनेगा। इस क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो भी हमारा सबका और आने वाली पीढ़ियां आपको सम्मानित करेंगे। सम्मानित ही नहीं करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक बेहतर पृथ्वी छोड़ करके जाएंगे, एक बेहतर विश्व छोड़ करके जाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि अपनी ऊर्जा को यूं ही बर्बाद न करें। युवाओं से विशेष करके आग्रह है कि अपनी ऊर्जा को यूं बर्बाद न करें, उसे सकारात्मक की ओर सकारात्मक करें। संजीव जी, आपने DKP न्यूज़ के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम द कोर ऑफ माई हार्ट, हृदय की गहराई से आभार सहित धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।